नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में मैं अनुसंधान अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड यह नेट फर्स्ट पेपर का एक यूनिट है। इसके अंतर्गत जिस शीर्षक के साथ आज का यह वीडियो तैयार कर रहा हूँ, आप सभी लोगों के लिए जिस शीर्षक को मैं आज लेकर आया हूँ, देखें वह क्या है। वह है चर, वेरिएबल। नेट फर्स्ट पेपर में इससे संबंधित प्रश्न लगभग हर बार पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक चर है या मात्रात्मक चर है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। आपसे कहा जाता है कि दिए गए जो भी ये ऑप्शंस हैं उसमें से आप छांटिए, चूज़ करिए कि कौन सा वेरिएबल गुणात्मक प्रकार का है या मात्रात्मक प्रकार का है। ठीक ऐसे ही इससे आधारित एक प्रश्न यह पूछा जाता है, उसमें आपको एक परिकल्पना दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें स्वतंत्र चर कौन है या परतंत्र चर या आश्रित चर कौन है। तो इस प्रकार के प्रश्न नेट फर्स्ट पेपर में वेरिएबल से संबंधित, चर से संबंधित पूछे जाते हैं और लगभग हर बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सब संपत्तियों के बारे में, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जिनका नेट के दूसरे पेपर में, सेकेंड पेपर में भी रिसर्च एक यूनिट के रूप में है, तो उनके लिए भी यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उनको और भी अधिक गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सब के बारे में गहनता से जानना उनके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चर, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? देखिए, वेरिएबल जब हम इसके अर्थ के बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है विच वैरी, जो परिवर्तित हो, जिसके मान में परिवर्तन हो, वही क्या है? चर है, वह चर कहलाता है। तो जो वैरी कर सके, जिसके मान में परिवर्तन हो सके, वही क्या है? चर है। अब देखिए, चर में एक विशेषता होती है कि इसमें मापन की योग्यता पाई जाती है। आप देखेंगे इसमें मापे जाने की योग्यता पाई जाती है। यदि किसी चर में मापने की योग्यता नहीं है तो आप उसे चर की कैटेगरी में नहीं रख सकते। यह बहुत ही आवश्यक है कि किसी भी चर में मापे जाने की योग्यता हो। यदि मापे जाने की योग्यता नहीं है तो उस पर अध्ययन ही नहीं किया जा सकता है। किसी भी रिसर्च में ऐसे चर को नहीं लिया जाता है जिसका कि मापन किया ही न जा सके। तो इस प्रकार से आप देखेंगे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या घटना के मापन योग्य विशेषताओं या गुणों को चर कहते हैं। तो चर क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या घटना की ऐसी विशेषताएं या ऐसे गुण जिनको कि हम माप सकें, उनको हम चर की कैटेगरी में रखते हैं। आप देखेंगे यह जो चर है वह एक ऐसा गुण या विशेषता होता है जिसमें समूह के सदस्य कुछ न कुछ भिन्न अवश्य ही होंगे। समूह के जो भी सदस्य हैं, इन चरों पर उनके जो मान होते हैं उनमें अंतर होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे भार। किसी भी समूह में, किसी भी जो एक ग्रुप है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें जो भी सदस्य हैं उनके भार कभी समान नहीं होंगे। सबका भार, कुछ न कुछ उनके भार में अंतर अवश्य ही होगा। ठीक ऐसे ही लंबाई है, सबकी लंबाई भी समान नहीं होती है। फिर आप देख सकते हैं बुद्धि। बुद्धि भी सबकी एक जैसी नहीं होती है, किसी का बहुत अधिक होता है, किसी का मध्यम होता है। ऐसे ही आर्थिक स्तर भी आप देख सकते हैं, किसी भी समूह में सबकी जो इनकम है वह समान नहीं होती है। और आयु, किसी भी समूह में सभी व्यक्तियों की आयु भी समान नहीं होती है। तो ये सब क्या है? ये सब चर के उदाहरण हैं। आइए अब हम लोग इसकी कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। देखें,
सबसे पहले करलिंगर महोदय का हम लोग देख लेते हैं। करलिंगर महोदय के अनुसार चर एक ऐसा गुण होता है जिसकी अनेक मात्राएं हो सकती हैं। तो मात्राओं पर करलिंगर महोदय ने इसमें जोड़ दिया है। इसका तात्पर्य सीधा सा यही जाता है कि जो चर होता है उसके गुण है, एक विशेषता है कि वह अनेक मानों को धारण कर सकता है। नेक्स्ट देखिए गैरेट महोदय हैं। गैरेट महोदय कहते हैं कि चर ऐसी विशेषता या गुण है जिसमें मात्रात्मक भिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है और उनमें किसी एक आयाम पर परिवर्तन भी होता रहता है। नेक्स्ट हैं मैथेसन महोदय हैं। मैथेसन महोदय के अनुसार किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में चर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मात्रात्मक या गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे चर एक ऐसी विशेषता या गुण होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति या घटना का ऐसा गुण या ऐसी विशेषता जिसके मान में परिवर्तन हो और उसे मापा जा सके। तो ऐसा जो भी गुण या विशेषता किसी भी वस्तु घटना का होता है उसे चर की कैटेगरी में रखा जाता है, उसे चर कहते हैं। आइए अब हम लोग चर का वर्गीकरण देख लेते हैं। चर का वर्गीकरण देखिए, इसे कई आधारों पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। मैं 2 आधारों को लेकर के आया हूँ। देखिए सबसे पहला जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर को रखा जाता है। देखिए गुणात्मक चर क्या है। गुणात्मक चर क्वालिटेटिव वेरिएबल या इसको कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे इस प्रकार का जो चर होता है उसमें जो गुण होता है उन गुणों के प्रकारों के आधार पर वर्गीकरण होता है। तो आप देखेंगे गुणात्मक चर ऐसा चर है जो गुण के विभिन्न प्रकारों को इंगित करता है और इसके आधार पर समूह के सदस्यों को कुछ वर्गों या श्रेणियों में बांटा जाता है। अब प्रत्येक व्यक्ति इन समूहों में से किसी एक समूह का सदस्य अवश्य ही होगा। तो आप देखेंगे जो गुणात्मक चर होता है उसमें गुणात्मक चर में गुणों के विभिन्न जो प्रकार हैं उसके आधार पर समूहों को वर्गीकृत किया जाता है और जब ऐसे समूह बनते हैं तो जो भी सदस्य होंगे वह किसी न किसी एक समूह के सदस्य अवश्य ही पाए जाएंगे। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं लिंग। अगर हम लिंग की बात करें तो भाई पुरुष, महिला और इस समय एक थर्ड जेंडर की हम लोग बात करते हैं, ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, तो यही 3 समूह बनेगा। और जितने भी आप किसी भी स्थान के लोगों का समूह ले लीजिए तो वे इन्हीं तीनों में से किसी न किसी में जरूर ही आएंगे, या तो वो पुरुष होंगे या महिला होंगे या ट्रांसजेंडर होंगे। ठीक है, ऐसे ही अध्ययन के विषय, अगर अध्ययन के विषय को आप लीजिए तो आप देख सकते हैं कला वर्ग, विज्ञान वर्ग या वाणिज्य वर्ग। कोई भी स्टूडेंट जो भी अध्ययन कर रहा है वो इन्हीं तीनों वर्गों में से आएगा। अगर और आप हाई लेवल पर चलें, पोस्ट ग्रेजुएशन पर चलें तो आप वहाँ देखेंगे साहित्य के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू, या फिर आप देख सकते हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय, जितने भी विषय हैं आपके, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, उसमें भी आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में और भी वर्गीकरण हो जाता है। तो ये इन विषयों के आधार पर तो जो भी छात्र होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, किसी न किसी एक विषय के अंतर्गत वो अध्ययन कर रहे होंगे, तो उनको इस प्रकार से आप बांटते हैं। फिर धर्म है। धर्म के आधार पर जो भी व्यक्ति हैं किसी न किसी एक धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो भी हैं वो किसी न किसी एक वर्ग में अवश्य ही आएंगे। फिर ऐसे ही आप देख सकते हैं जाति, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, या तो लोग विवाहित होंगे या नहीं होंगे। फिर आप देख सकते हैं भाषा, भाषा के आधार पर किस भाषा के कौन सी भाषा लोग बोलते हैं। फिर अधिगम शैली है और आपका सामाजिक वर्ग है। ये सब हमारे गुणात्मक चर के अंतर्गत आते हैं। तो नेट फर्स्ट पेपर की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो भी उदाहरण हैं गुणात्मक चर के, इन उदाहरणों को आप जरूर से याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे ही पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक चर का उदाहरण है या नहीं है।
तो चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला है मात्रात्मक चर। तो आप देखेंगे मात्रात्मक चर, इसमें गुण की जो मात्राएं होती हैं उसके आधार पर समूह के सदस्यों का वर्गीकरण किया जाता है। और आप देखेंगे किसी भी समूह में चर की जो मात्राएं होती हैं उसके आधार पर जो व्यक्ति होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनका भिन्न भिन्न मान होता है। तो आप देख सकते हैं, देखें, मात्रात्मक चर ऐसा चर है जो गुण की मात्रा को व्यक्त करता है और इन चरों पर समूह के व्यक्तियों का अलग अलग मात्रा में मान प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं परीक्षा का प्राप्तांक। भाई किसी भी एक समूह में आप देख लें, परीक्षा का प्राप्तांक अगर देख लें तो सबका समान नहीं होगा। सभी जो है लो से हाई तक के बीच में जो मार्क्स हैं वे प्राप्त करते हैं स्टूडेंट। फिर देख सकते हैं आप आयु, आय इनकम। तो जो भी मासिक इनकम है या वार्षिक इनकम है, अगर आप लोगों का देखें तो सबका अलग अलग होता है, समान नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से आयु, किसी भी समूह में लोगों की जो आयु होती है यह भी क्या है, अलग अलग होती है। और ये क्या है, आपका मात्रात्मक चर का उदाहरण। ठीक ऐसे ही बुद्धि, लब्धि, भार, ऊंचाई, तापमान, अभिक्षमता, चिंता का स्तर, ये सब क्या है, ये सब आपके मात्रात्मक चर के उदाहरण हैं। तो एक जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है बार बार, लगभग हमेशा या पूछे जाने की संभावना रहेगी कि निम्नलिखित में से आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा या 5 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक चर का उदाहरण है या नहीं है, या आपसे पूछा जाएगा कि बताएं निम्नलिखित में से गुणात्मक चरों के समूह को आप अलग करिए। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल्स को, इन उदाहरणों को आप याद कर लें ताकि यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से उसे पहचान लें। आइए नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। देखिए जो मात्रात्मक चर है इसको 2 वर्गों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से हैं देखें। सबसे पहला आता है सतत चर, अंग्रेजी में इसे कंटिन्यूअस वेरिएबल भी कहते हैं। तो जो यह सतत चर है वह ऐसा चर होता है जो किन्हीं भी 2 पूर्णांकों के बीच के किसी भी मान को वह धारण कर सकता है। तो आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में जैसे भार। तो भार, जब हम भार की बात करते हैं तो यह एक ऐसा चर है जो किन्हीं भी 2 मानों के बीच के सभी मान को धारण कर सकता है और ये सैद्धांतिक रूप से संभव भी है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति का भार यह जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक में ही हो, दशमलव में भी पाया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का भार 56 किलोग्राम हो सकता है, 56 किलोग्राम, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि उसका भार 56 किलोग्राम और 500 ग्राम ना हो, 56.5 किलोग्राम ना हो, या 56.7 किलोग्राम ना हो, या 56.75 किलोग्राम ना हो। ऐसा नहीं हो सकता है। जो भार होता है वह 56 किलोग्राम और इसके बाद 57 किलोग्राम, 56 और 57 के बीच में जो भी मान है उनमें से किसी भी मान को वह धारण कर सकता है। तो ऐसे चर जो किन्हीं भी 2 मानों के बीच के प्रत्येक मान को धारण कर सकते हैं, सैद्धांतिक रूप से यह संभव हो, तो ऐसे जो भी चर हैं वे सब आपके सतत चर कहलाते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए असतत चर, डिस्क्रीट वेरिएबल भी इसको कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। तो देखिए असतत चर क्या है, यह ऐसा चर होता है जिसके लिए किन्हीं भी 2 मानों के बीच के प्रत्येक मान को धारण करना सैद्धांतिक रूप से संभव नहीं होता, या किन्हीं भी 2 मानों के बीच का जो पूर्णांक हैं उनके बीच के मान को धारण नहीं कर सकता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं परिवार के सदस्यों की संख्या। परिवार के सदस्यों की संख्या जब भी आएगी तो पूर्णांक में ही आएगा। किसी भी परिवार में सदस्यों की संख्या 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ऐसा तो नहीं कि 5.5 की संख्या हो, 6.5, 6.25 की संख्या हो, 7.25 लोग हों। तो ऐसा नहीं होता है, वह जो भी संख्या आएगी वह पूर्णांक ही होगी। तो इस प्रकार के जो चर होते हैं उनको हम असतत चर की संख्या, असतत चर कहते हैं। ठीक ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं किसी भी कक्षा में छात्रों की संख्या, यह भी क्या है, सतत चर का उदाहरण, असतत चर का उदाहरण है। सतत चर नहीं, असतत चर।
तो आप देखें किसी भी कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी, ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि 40.5 स्टूडेंट हैं या 41.25 स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा 40 होगा, 41 होगा या 42 होगा। तो इस प्रकार के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वह क्या है, आपके असतत चर डिस्क्रीट वेरिएबल के अंतर्गत आते हैं। तो यह है सतत चर और असतत चर। इससे भी संबंधित प्रश्न नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जाने की संभावना रहती है, तो इसे आप ध्यान में रखें, सतत चर क्या है और असतत चर क्या है। चलिए आइए अब अगला वर्गीकरण है हमारा स्वतंत्र चर, आश्रित चर और संगत चर। इससे संबंधित भी प्रश्न, विशेष रूप से स्वतंत्र चर क्या है, आश्रित चर क्या है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे नेट फर्स्ट पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। अब किस प्रकार का प्रश्न इसमें पूछा जाता है, तो इससे आपसे पूछा जाता है, एक परिकल्पना दे दी जाती है और कहा जाता है कि बताइए इसमें स्वतंत्र चर कौन है, आश्रित चर कौन है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्र चर क्या है। तो देखिए, स्वतंत्र चर एक ऐसा चर होता है जिस पर जो शोधकर्ता होते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं, उनका पूर्ण नियंत्रण होता है। वे उसके मान में कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं। और परिवर्तन क्यों करेंगे, परिवर्तन उसका वे करेंगे जो हमारा व्यवहार है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए। तो इस प्रकार का जो भी चर होता है वह स्वतंत्र चर कहलाता है। तो देखिए, ऐसा चर जिस पर अनुसंधानकर्ता का पूर्ण नियंत्रण होता है और जिसके प्रभाव का वह अध्ययन करना चाहता है, उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। इसे हम शॉर्ट में आईवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का शॉर्ट है आईवी भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में इसका एक हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। कैंडलैंड महोदय हैं। कैंडलैंड के अनुसार स्वतंत्र चर एक ऐसा चर है जिस पर अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण रहता है और उसमें वह जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकता है। तो यह है, आप देख सकते हैं, यह जो परिभाषा है इसमें स्पष्ट रूप से यह इंगित किया गया है कि स्वतंत्र चर कैसा चर है जिस पर अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण होता है। किसका, अनुसंधानकर्ता का। अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण जिस चर पर होता है, यानी कि अनुसंधानकर्ता क्या है, उस चर में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस चर पर अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण होता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता हेरफेर करता है, वह जो चर है वह स्वतंत्र चर कहलाता है। आइए अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो परिभाषा है वह डिमैटो महोदय का है। इन्होंने क्या कहा है, देखें, स्वतंत्र चर वह चर होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से या चयन द्वारा इस उद्देश्य से हेरफेर करता है कि उसके प्रभावों का अध्ययन व्यवहार अथवा आश्रित चर पर किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए, एक नया चीज़ इसमें आपको मिलेगा। क्या है, तो देखें, प्रत्यक्ष चर अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से, यह जो चर है स्वतंत्र चर है, इसमें अनुसंधानकर्ता जो भी हेरफेर करते हैं वो कैसे करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं या चयन के द्वारा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यही दो है। अप्रत्यक्ष को यहाँ पर आप चयन के रूप में भी देख सकते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से या चयन के माध्यम से, ये दो तरीके हैं जो हेरफेर करने का तरीका है। तो अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र चर में प्रत्यक्ष रूप से या चयन के द्वारा हेरफेर करते हैं और इस हेरफेर के प्रभावों का, स्वतंत्र चर में जो भी परिवर्तन कर रहे हैं, जो भी हेरफेर कर रहे हैं, उसके प्रभावों का अध्ययन किस पर किया जाता है, जो भी हमारे प्रयोज्य हैं उनके व्यवहार पर, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है या जो आश्रित चर है उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे स्वतंत्र चर एक ऐसा चर होता है जिस पर अनुसंधानकर्ता का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है और उसमें अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हेरफेर करके उस हेरफेर के कारण आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करता है। अब देखें, जो स्वतंत्र चर है इसे स्टिमुलस वेरिएबल भी कहा जाता है, उद्दीपक चर भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्या है, यह उद्दीप्त करता है। स्वतंत्र चर जो है वह उद्दीप्त करता है किसी भी अनुक्रिया के लिए। ठीक है,
तो अनुसंधान कार्यों में जो स्वतंत्र चर होते हैं उसको उद्दीपक चर भी कहा जाता है। अब देखिए, जो हमारा स्वतंत्र चर है इसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो हेरफेर किया जा रहा है उसके आधार पर दो वर्गों में बांटते हैं। पहला है हमारा स्वतंत्र चर ई टाइप। ई एक्सपेरिमेंटर जो अनुसंधान करता है उनको दर्शाता है। तात्पर्य क्या है कि ऐसे चर जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर हेरफेर कर सके, तो वह होता है हमारा ई टाइप स्वतंत्र चर। और दूसरा होता है स्वतंत्र चर एस टाइप। एस चयन को दिखाता है, सिलेक्शन को दिखाता है, जहाँ पर अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चयन के द्वारा स्वतंत्र चरों में हेरफेर करता है, परिवर्तन करता है। वह जो चर होते हैं वे एस टाइप स्वतंत्र चर के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, स्वतंत्र चर ई टाइप में अनुसंधानकर्ता जब चाहे तब स्वतंत्र चर की मात्रा में हेरफेर कर सकता है, और ऐसे चर पर अनुसंधानकर्ता एक्सपेरिमेंटर ई का नियंत्रण रहता है। इस कारण से इसे ई टाइप स्वतंत्र चर कहते हैं। और ऐसे चर को तकनीकी रूप से प्रायोगिक चर भी कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखें, यह जो चर है स्वतंत्र चर ई टाइप, इसको प्रायोगिक चर भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखें, अगला जो है हमारा वह है स्वतंत्र चर एस टाइप। आप देख सकते हैं इस प्रकार के स्वतंत्र चरों में अनुसंधानकर्ता चयन प्रक्रिया के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र चर में हेरफेर करता है, मैनिपुलेशन करते हैं, जो भी परिवर्तन करना है। और इस हेरफेर के आधार पर देखेंगे, यह जो हेरफेर हो रहा है, जो मैनिपुलेशन हो रहा है, इसका आधार क्या है? अप्रत्यक्ष है, चयन है, सिलेक्शन होता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं आयु, बुद्धि लब्धि, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक स्तर। तो ये हमारे क्या है? हमारे एस टाइप स्वतंत्र चर हैं। आप देख सकते हैं आयु के आधार पर यदि जो हमारे जो अनुसंधान करता है किसी भी अनुसंधान कार्य में, यदि उनका स्वतंत्र चर क्या है? आयु है। आयु को कैसे परिवर्तित करेंगे? क्या वह डायरेक्ट परिवर्तित कर सकते हैं? मान लेते हैं कि एक वो प्रयोज्य ले लिए हैं, एक सब्जेक्ट उनका है, वह अभी 12 साल का है, 12 ईयर का है। अब वे आयु को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, तो क्या उस प्रयोज्य की आयु को तुरंत तो घटा बढ़ा देंगे? 12 है तो क्या तुरंत 10 साल कर देंगे, या 12 से तुरंत 13 साल या 14 साल कर देंगे बढ़ाकर? नहीं। यहाँ पर हमें क्या करना होगा? जो हमारा सब्जेक्ट है, जो प्रयोज्य है, उसी को चेंज करना होगा। 12 साल वाले की जगह पर अब 14 साल का या 10 साल का प्रयोज्य हमें लाना होगा। तो इस प्रकार का जो मैनिपुलेशन होता है वह कैसा है? वह सिलेक्शन टाइप, अप्रत्यक्ष रूप या चयन प्रकार का मैनिपुलेशन है चरों में, स्वतंत्र चर में। तो ये इसके उदाहरण है, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। और स्वतंत्र चर ई टाइप, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, आपका तापमान है, ये हो सकता है। या जब हम व्यवहारिक विज्ञानों में आएंगे तो यहाँ पर पुरस्कार आप देख सकते हैं। पुरस्कार क्या है? एक ई टाइप है, जहाँ पर जो हमारे रिसर्चर हैं, अनुसंधान करता हैं, वे प्रत्यक्ष रूप से ही उसमें परिवर्तन, जो हमारा स्वतंत्र चर है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे पुरस्कार है, पुरस्कार को देना अधिक मात्रा में, कम मात्रा में वे तुरंत कर सकते हैं। यदि बच्चों को सिखाना है पुरस्कार दे करके, तो क्या है, आप जैसे देखें छोटे बच्चों को चॉकलेट दिया जाता है, तो 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट दिया, या सही जवाब नहीं मिलने पर चॉकलेट नहीं भी देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, यह सीधे रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधानकर्ता इन चरों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो हमारा स्वतंत्र चर है उसे 2 भागों में बांटते हैं, ई टाइप और एस टाइप। तो इसे भी आप ध्यान में रखें, इससे भी संबंधित नेट फर्स्ट पेपर में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। आइए अब आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आश्रित चर। आश्रित चर देखें, ऐसा चर होता है जिस पर स्वतंत्र चर के प्रभावों के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है
और उसका अध्ययन और मापन किया जाता है। ऐसे चर को हम आश्रित चर कहते हैं। तो आप देखेंगे आश्रित चर, अब इसके लिए हम एक दो यहाँ पर परिभाषा देख लें और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, टाउनसेंड महोदय हैं, इनके अनुसार आश्रित चर ऐसा चर होता है जो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर के दिए जाने, जो स्वतंत्र चर है उसमें जो भी परिवर्तन करना है उसके परिवर्तन किए जाने, या जो स्वतंत्र चर है उसको हटा लिए जाने के अनुसार जो भी हमारा प्रकट, लुप्त या परिवर्तित होता है, जो आश्रित चर है वह प्रकट, लुप्त या परिवर्तित होता है। तो वैसे जो चर हैं वह आश्रित चर कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही सरल है। आश्रित चर ऐसा चर होता है जो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर के दिए जाने, हटाने या परिवर्तित किए जाने पर तद अनुसार प्रकट, लुप्त या परिवर्तित होता है। आप जब स्वतंत्र चर में मैनिपुलेशन करते हैं तो उसके अनुसार वह क्या होगा, प्रकट होगा, लुप्त होगा या परिवर्तित होगा। जैसे जैसे स्वतंत्र चर में आप परिवर्तन करेंगे उसके अनुसार आश्रित चर भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो हमारा आश्रित चर है उसका संबंध व्यवहार परिवर्तन या प्रयोजकीय अनुक्रिया से होता है। आश्रित चर का संबंध किससे होता है, व्यवहार परिवर्तन से। भाई, जब भी आप स्वतंत्र चर में परिवर्तन करेंगे तो उसका प्रभाव जो हमारा प्रयोज्य है उसके व्यवहार पर ही तो पड़ेगा, और प्रयोज्य की जो अनुक्रिया है उस पर पड़ेगा। अब जैसे आपसे कहा जाए उदाहरण के रूप में कि यदि पुरस्कार दिया जाएगा तो जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनकी जो उपलब्धि है, शैक्षिक उपलब्धि, वह बढ़ेगी या घटेगी। अगर इस प्रकार का कोई अनुसंधान किया जा रहा है, छोटे बच्चे हैं तो आप देखें उनको जब चॉकलेट दिया जाता है तो क्या है, वो जो भी कार्य उनको दिया जाता है उसको वो करते हैं। अब यदि चॉकलेट नहीं दिया जाएगा तो आप देखेंगे जो भी अनुसंधान करता होंगे वो इसका प्रभाव देखेंगे। जब हम चॉकलेट देते हैं तब क्या बच्चा अपने कार्य को करता है, सीखता है या नहीं सीखता है। या इसी प्रकार से आप देख सकते हैं प्रोत्साहन देने का, जब उन्हें हम गुड कहते हैं या वेरी गुड कहते हैं, आप देखेंगे छोटे बच्चों के कॉपी में अध्यापक होते हैं, वो क्या करते हैं, शिक्षक गुड लिखते हैं, वेरी गुड लिखते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों का प्रभाव बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ रहा है? अगर उनकी शैक्षिक उपलब्धि बढ़ रही है तो कहा जाएगा कि यह जो हम गुड दे रहे हैं, वेरी गुड दे रहे हैं, यह क्या है, स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर है। जो प्रोत्साहन है हमारा वह क्या है, प्रोत्साहन हमारा स्वतंत्र चर है, जिसमें एक बार हम गुड दिए, दोबारा क्या है, बढ़ा करके वेरी गुड कह दिया, एक्सीलेंट कह दिया। तो ये सब क्या है, ये परिवर्तन किया जा रहा है। अनुसंधान करता है इसमें क्या है, परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, जो स्टूडेंट हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ रहा है, उनके जो प्राप्तांक हैं उस पर पड़ रहा है। तो वह या तो बढ़ेगा या घटेगा। इसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे जब हम आश्रित चर की बात करते हैं तो यहाँ पर आश्रित चर क्या हो जाएगा, जो हमारी उपलब्धि है, जो प्राप्तांक हैं, परीक्षा के जो अंक हैं, जो शैक्षिक उपलब्धि है, वह हमारा आश्रित चर हो जाता है, जिस पर स्वतंत्र चर प्रोत्साहन का प्रभाव पड़ता है। तो जब भी प्रोत्साहन दिया जाएगा तो जो स्टूडेंट है वह हमारा एक प्रयोज्य है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, उसकी अनुक्रिया में परिवर्तन होगा। तो इस कारण से आप देखेंगे जो हमारा आश्रित चर है उसको व्यवहार चर या अनुक्रिया चर भी कहा जाता है। तो देखिए, बहुत ही इसको हम आसान शब्दों में इतना सा कह सकते हैं, जब हम स्वतंत्र चर और आश्रित चर इन दोनों को तुलनात्मक रूप से यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्र चर वह चर होता है जिसका प्रभाव आश्रित चर पर पड़ता है और उसका अध्ययन किया जाता है। और आश्रित चर क्या है, आश्रित चर स्वतंत्र चर में किए गए परिवर्तनों के कारण जिस चर में परिवर्तन हो रहा है वह हमारा आश्रित चर है। ठीक है,
तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझें। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा संगत चर। तो ये संगत चर यह भी स्वतंत्र चर के ही समान होता है और किसी भी अध्ययन में यह क्या है, बाहर से किसी भी हमारे अनुसंधान कार्य को प्रभावित करता है। तो ऐसे जो भी चर होते हैं, जो संगत चर होते हैं, उनको अनुसंधानकर्ता प्रयास करते हैं कि नियंत्रित करके रखें। अनुसंधानकर्ता संगत चर के प्रभावों का अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे चर जिनके प्रभावों का अध्ययन अनुसंधानकर्ता नहीं करना चाहते हैं वह संगत चर कहलाता है। तो अब देखेंगे संगत चर, इसे बाह्य चर, एक्सट्रानियस वेरिएबल या बहिरंग चर या नियंत्रित चर, कंट्रोल्ड वेरिएबल भी कहा जाता है। आप यहीं पर देख सकते हैं जो हमारा स्वतंत्र चर होता है वह कंट्रोल वेरिएबल है, ठीक है, जो कि नियंत्रण में रहता है ना। किसके नियंत्रण में? एक्सपेरिमेंटर के, जो हमारा जो अनुसंधान करता है उनके नियंत्रण में वह रहता है। और संगत चर क्या है? संगत चर को नियंत्रित करके रखा जाता है, ठीक है। तो यह भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, सेकेंड पेपर में आपसे इसकी पूछे जाने की संभावना रहेगी। ऐसे स्टूडेंट जिनके सेकेंड पेपर में अनुसंधान है तो वहाँ पर ये डीपली प्रश्न आ सकता है कि कंट्रोल चर क्या है और कंट्रोल्ड चर क्या है। तो जो हमारा स्वतंत्र चर होता है वह क्या है? कंट्रोल वेरिएबल है, जिसको कि जिस पर नियंत्रण होता है, और जिसको नियंत्रित करके रख रहे हैं वह कंट्रोल्ड वेरिएबल। तो संगत चर को नियंत्रित चर, कंट्रोल्ड वेरिएबल भी कहा जाता है। तो देखें संगत चर ऐसा चर होता है जिसके प्रभाव को अनुसंधानकर्ता द्वारा आश्रित चर पर पड़ने से रोका जाता है। और वास्तव में आप देखेंगे सभी संगत चर स्वतंत्र चर के ही समान होते हैं, लेकिन अनुसंधानकर्ता इसके प्रभावों का अध्ययन नहीं करना चाहता है और इनको वह नियंत्रित करके रखता है। इसी कारण इन्हें नियंत्रित चर भी कहा जाता है। तो ये रही बात हमारे स्वतंत्र चर, आश्रित चर और संगत चर की। एक उदाहरण से हम लोग देख लेते हैं। देखिए कैसे उदाहरण आपसे पूछा जाता है। जैसे आपसे कहा जाएगा, एक ये परिकल्पना दे दी जाएगी, पुरस्कार देने से छात्रों की शैक्षिक लब्धि में वृद्धि होती है। और आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें स्वतंत्र चर कौन है। तो देखिए किस चर के प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है, कौन प्रभावित हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर यह जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार के प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है ना। इस पुरस्कार पर जो अनुसंधान करता है उसका नियंत्रण है। वह इसमें क्या कर रहा है? इसमें वह हेर फेर कर सकता है। और इसमें हेर फेर करके किस पर देख रहा है? जो शैक्षिक लब्धि है, इस पर वह प्रभाव देख रहा है कि शैक्षिक लब्धि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। पुरस्कार में किए गए हेर फेर का प्रभाव शैक्षिक लब्धि पर देखा जा रहा है। तो पुरस्कार क्या हो जाएगा? पुरस्कार हमारा यहाँ पर स्वतंत्र चर हो जाएगा। और इसके प्रभावों का अध्ययन किस पर किया जा रहा है? इसके प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है शैक्षिक लब्धि पर, यानी कि शैक्षिक लब्धि पुरस्कार में किए गए परिवर्तनों से प्रभावित हो रहा है। तो जो प्रभावित करता है वह स्वतंत्र चर है और जो प्रभावित हो रहा है वह परतंत्र चर या आश्रित चर होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्वतंत्र चर कौन है? पुरस्कार हमारा हो जाएगा स्वतंत्र चर और शैक्षिक लब्धि हो जाएगी हमारी यहाँ पर आश्रित चर। तो ये इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जब आपको स्वतंत्र चर और परतंत्र चर या आश्रित चर को पहचानना होगा तो आपको ही देखना है कि कौन प्रभाव डाल रहा है और कौन प्रभावित हो रहा है। जो प्रभाव डाल रहा है, जिसके परिवर्तन से किसी पर प्रभाव पड़ता है, तो वह क्या है? स्वतंत्र चर है। और जो किसी के परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है, जो प्रभावित हो रहा है, वह हमारा क्या है? आश्रित चर है, परतंत्र चर है। ठीक है। परतंत्र दूसरा जो यह शब्द है परतंत्र, यहाँ आप देख सकते हैं परतंत्र है, भाई किसी पर वह क्या है, या आश्रित भी आप देखें किसी पर आश्रित है। तो स्वतंत्र चर पर आश्रित होता है आश्रित चर, है ना। स्वतंत्र चर में जो भी परिवर्तन किए जा रहे हैं उसका प्रभाव आश्रित चर पर पड़ता है। तो जो प्रभावित कर रहा है वह स्वतंत्र चर है और जो प्रभावित हो रहा है वह हमारा क्या है? आश्रित चर या परतंत्र चर है। अब बात आती है संगत चर की। अब देखें, अगर इसी उदाहरण में हम यह कहें कि पुरस्कार देने से छात्रों की शैक्षिक लब्धि में क्या है? वृद्धि होती है, ठीक है।
लेकिन इसमें आप देखेंगे जो आपके छात्रों के समूह होंगे, उसमें कोई ऐसा भी तो विद्यार्थी होगा जिसकी बुद्धि लब्धि बहुत ही अधिक हो। अब ऐसा जो बुद्धि लब्धि बहुत अधिक होगी, या आप देखेंगे कि पढ़ने की इच्छा उसमें क्या है, उसकी जो अपनी आंतरिक जो इच्छा है वह बहुत ही प्रबल हो, वह अंदर से अभिप्रेरित हो कि नहीं हमको फर्स्ट आना ही है क्लास में। तो जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है या जिसकी बुद्धि बहुत ही हाई है, तो उस ऐसे बच्चों को आप पुरस्कार दें या ना दें, उनकी शैक्षिक लब्धि तो हमेशा हाई आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे पुरस्कार देने से उनके शैक्षिक लब्धि पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि वे तो खुद से ही अंदर से क्या है, मोटिवेटेड हैं, या उनकी जो बुद्धि लब्धि वो बहुत अधिक है। तो अब क्या होगा, जो हमारे अनुसंधानकर्ता होते हैं वे इन सब बातों पर ध्यान देंगे कि जो समूह हो उसमें समान आईक्यू, समान बुद्धि लब्धि के बच्चे हों, और ऐसा न हो कि कोई आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, है ना। तो अब रिसर्चर क्या करेगा, यहाँ पर जो अनुसंधान करता है वह इस प्रकार के जो चर होते हैं, अब देखिए बुद्धि लब्धि भी प्रभावित कर रही है, शैक्षिक लब्धि को बुद्धि लब्धि प्रभावित करेगी, जो मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है, जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, वह भी क्या है, शैक्षिक लब्धि को प्रभावित करेगा। लेकिन यहाँ पर जो अध्ययन करता है, जो शोध करता है, वह सिर्फ पुरस्कार का ही अध्ययन कर रहा है कि पुरस्कार देने से शैक्षिक लब्धि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो अनुसंधान करता है वो क्या करेंगे, बुद्धि लब्धि और जो आंतरिक अभिप्रेरणा है इसको क्या करेंगे, वे नियंत्रित करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बुद्धि लब्धि या आंतरिक अभिप्रेरणा ये सब क्या हो जाएंगे, संगत चर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैंने आप लोगों के सामने स्वतंत्र चर, आश्रित चर और संगत चर का यह उदाहरण रखा और इनके बारे में बतलाया। तो इसको आप ध्यान से देखें, सुने और इन सब को समझने का प्रयास करें, और कुछ चीज़ें याद करनी है, जैसे जो हमारा गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर रहा उसके जो उदाहरण थे उसको आप याद कर लीजिए। फिर जो आपका स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है और संगत चर है, इसके बारे में जो एक कॉन्सेप्ट है इसको आप समझ लें, ताकि इस प्रकार के जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, बार बार इससे प्रश्न पूछा जा रहा है और निश्चित ही हमेशा पूछा जाता है, पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो यह जरूरी है कि आप इसको अच्छे प्रकार से समझ लें। तो ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, निश्चित ही आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और ऐसे विद्यार्थी जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देखे हैं, अगर उनको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वह उन तक पहुंचती रहेगी। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित ही सब्सक्राइब करें, और यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि हमारा यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों तक पहुँचे जिनको इसकी आवश्यकता है और सब इससे लाभान्वित हों। धन्यवाद।